2022 में जो बदलाव आया, जो संघर्ष था जनता के मुद्दों के ऊपर, उसको बदस्तूर जारी रखा। 2007, 2012, 2017 नज़दीक से चुनाव हारा था, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। धर्मपुर की जनता बहुत परेशान है। NH 003 आबादेवी से लेकर सरकार घाट होते हुए हुक्कल, लौंगड़ी, धर्मपुर और सीन तक ये मुआवजा जो मिलता है वो उतना ही मिलता है जितने नपाई हुई है। और जो इश्यूज आपने अभी उठाया है ये बड़ा है। धर्मपुर से लेकर संधोल के लिए जो रोड जाता है 10-10 करोड़ रुपया दोनों के चौड़ीकरण के लिए देते हैं। जालपा माता मंदिर अगर जाना है, एक उससे आगे एक सुरगनी होते हुए कफलानी देवी की तरफ का एक और बढ़िया मंदिर है। खांडापतन से कौंसल होते हुए पैड के लिए रोड है और एक पैड से नीचे जठेड़ी के लिए रोड है। ये जो कौंसल का रोड था, इसी के साथ लगता हुआ हमारा पणगो हजोल का रोड था। धर्मपुर बस स्टैंड को लेकर जगह का अभाव था, लेकिन कई बार हठ धर्मिता भी हमारी दिखती है। आपकी तरफ से लकड़ी को लेकर के एक करप्शन किया गया है। ये 2021 से स्टार्ट हुआ। पैंतीस साल 7 टर्म खत्म होने के बाद धर्मपुर मंडी में एक बदलाव आया। एक ऐसा बदलाव जो धर्मपुर की जनता जानना चाह रही थी कि क्या ये बदलाव कभी आ पाएगा भी कि नहीं आ पाएगा। ठाकुर महेंद्र सिंह MLA रहे धर्मपुर में 7 टर्म लगातार, और उसके बाद जब उन्होंने डिसीज़न लिया कि अपने बेटे को MLA के लिए खड़ा करेंगे, तो उनके बेटे उस चीज़ पे सही उतर नहीं पाए जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे। और वहीं पे दूसरी तरफ जो बदलाव चाह रही थी जनता, उस बदलाव के लिए उनको मौका मिला एक नया विधायक चुनने का। और इंडिपेंडेंट से हिमाचल विकास कांग्रेस, हिविका, अब जो भी पार्टी बोले, उसके बाद भाजपा में महेंद्र सिंह के रहने के बाद फिर फाइनली आई कांग्रेस। और जब कांग्रेस आई तो पूरे डंके के साथ आई, क्योंकि पूरे मंडी डिस्ट्रिक्ट में इकलौती सीट जो कांग्रेस ने 2022 के इलेक्शन में जीती वो थी धर्मपुर, और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते चंद्रशेखर जी। तो आज आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं चंद्रशेखर जी के साथ। आज हमारे स्टूडियो में चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इनॉक्स न्यूज़ में। आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हम करेंगे कि 2022 में जो बदलाव आया, उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? ये अचानक बदलाव नहीं आया, इसके पीछे लंबी भूमिका रही। धर्मपुर क्षेत्र की जनता ने ठोक बजा के पूरी आश्वस्त होकर इस बदलाव को लाने में अहम भूमिका निभाई। और ये बदलाव 2012 में भी बहुत नज़दीक आ चुका था। ये डेस्टिनी कहें या उस वक्त के तत्कालीन परिस्थितियाँ जो पैदा हुई, तो हम बहुत नज़दीक जाके चूक गए। लेकिन जो संघर्ष था जनता के मुद्दों के ऊपर, उसको बदस्तूर जारी रखा। और उसकी परिणति थी कि हम 2022 के अंदर अपने क्षेत्र की जनता की सेवा बतौर विधायक करने में कामयाब हो रहे हैं। 2022 में भी जो बदलाव आया उसमें भी मार्जिन 30 वोटों का या 32 वोटों का था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बराबर की टक्कर ही नज़र आ रही थी। निश्चित तौर पे पिछली सरकार के सर्वे सर्वा हमारे माननीय मंत्री जी थे, मुख्यमंत्री भी उसी जिला के थे। क्षेत्रीय भावनाएं अपने जोर पर थी, जिसका मंडी का जो रिजल्ट है उसको दिखाता भी है। उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता ने बदलाव को प्रेफर किया, और हम उसी दिशा में आगे बढ़ने के विचार से इस वक्त में विधानसभा के अंदर काम कर रहे हैं। 2022 में जब आप चुनाव जीते, तो उससे पहले एक तैयारी हम बोल सकते हैं कि 2007, 2012, 2017 3 अटैम्प्ट के तक जब नहीं कुछ हो पाया, और चौथे अटैम्प्ट में जब ये बदलाव आता है, तो आप कैसे देखते हैं कि क्या वो जो 3 अटैम्प्ट थी उससे पहले की कहीं वहाँ पे एक मायूसी भी थी, या फिर वो आपको लगता है कि एक शुरुआत थी और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल आगे बढ़ कर के कामयाब हुआ?
हम बहुत साधारण परिवार से हैं। पिताजी छोटी सी नौकरी वन विभाग में किया करते थे। इसी साल वो इस संसार को छोड़ के गए हैं। और एक आम परिवार से कोई नहीं चाहता कि उसका बेटा बच्चा शिक्षा हासिल करते हुए इस तरह की राजनीतिक विचारधाराओं और इस तरह के राजनीतिक क्रियाकलापों में अपने आप को व्यस्त करे। लेकिन आशीर्वाद रहा, ईश्वर का आशीर्वाद रहा, देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा और माँ बाप की अपनी सोच थी कि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा न केवल कॉलेज में बल्कि विश्वविद्यालय तक मौका दिया। और उस शिक्षा के बूते सामाजिक बदलाव में, राजनीतिक बदलाव में मैं कैसे अपनी भूमिका निभा सकता हूँ, वो दृष्टि, वो सोच हमेशा बनी रही। छात्र जीवन में राजनीतिक आंदोलनों के अंदर भागीदारी पूर्ण रूप से रही। राज्य स्तर पे भी काम किया। कई विश्वविद्यालयों में जाकर कई तरह के कन्वेंशन, संगोष्ठियाँ और अपने आप को राजनीतिक तौर पर अच्छे से पकाया, परिपक्व किया। और कोई और दूसरा चाह नहीं थी, कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, सेवा थी और बदलाव था। और 12 में जब मैं चुनाव हारने के बाद नज़दीक से चुनाव हारा था, प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। मेरा क्षेत्र उस वक्त में सरकाघाट का ही सेकंड अंग हुआ करता था जी। हमारे यहाँ पर उपमंडलाधिकारी यानी एसडीएम नहीं बैठता था, सरकाघाट जाना पड़ता था। 70, 80, 90 किलोमीटर दूर 2-3 बसें बदल के लोग जाते थे। तो पहले तो दिमाग में ये आया कि पहले अपने क्षेत्र को पहचान मिलनी चाहिए। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ उस वक्त के राजा वीरभद्र सिंह जी का कि उन्होंने हमारी बात मानी, समझी। और हम न केवल उपमंडलाधिकारी, जिसको एसडीएम ऑफिस हम बोलते हैं, बल्कि थाना तक नहीं था। थाना पहली बार खोला गया। वेलफेयर ऑफिस नहीं था। हमारे पास वेटनरी का ही काम है। मेरा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है। तो आप यहीं से देखिए कि धर्मपुर में उस वक्त में वेटनरी डिस्पेंसरी हुआ करती थी। तो हम उसको उपमंडलाधिकारी के ऑफिस के तौर पे बदल पाए। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बीएससी, बीकॉम बच्चों को करनी होती थी तो उनको सरकाघाट, जोगिंदरनगर, मंडी जाना पड़ता था। हम खुद मंडी पढ़े, बीएससी किया मंडी से, लॉ विश्वविद्यालय से किया। तो ये सब काम हम धर्मपुर में करने में उस वक्त में हारने के बावजूद कामयाब हो रहे थे। तो जो सेटिस्फैक्शन चाहिए थी काम से, वो आती है। मेरे आलोचक हो सकते हैं, लेकिन दिशा से मैं भटक नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं आया था मेरे पास भी काम करने के लिए और बहुत से, क्योंकि मैं भी मीडिया की पढ़ाई की है, मैंने लॉ की पढ़ाई की है। पिता माता की आकांक्षा यही थी कि हम भी जुडिशरी के अंदर जाते, अगर वहाँ नहीं जाते तो कम से कम मीडिया में चले जाते। तो मुझे भी सौभाग्य से बड़े मीडिया के अंदर काम करने का, इंटर्नशिप करने का मौका मिल गया था। लेकिन मुझे लगा कि मैं उस लक्ष्य को नहीं पाऊंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिसके लिए मैं आया हूँ। इसलिए मैंने राजनीतिक इस धारा को चुना और मुझे खुशी है कि मैं आज अपने धर्मपुर क्षेत्र की 80,000 जनता की सेवा में लगा हूँ और निरंतर लगा हूँ और पिछले 2 दशकों से लगा हूँ। सर, धर्मपुर की जनता एक मुद्दा है जिससे बहुत परेशान है और आपने उसके लिए आंदोलन भी किया था, जो NH003 है, उसको लेकर के आपका आंदोलन भी हुआ था और पिछले 3 साल से ऊपर का समय हो चुका है, उसको बस खोद करके छोड़ दिया हुआ है। एक्चुअल में क्या उसमें अपडेट हुआ है? क्या वो आंदोलन कामयाब हुआ है? देखिए, आंदोलन से ही हम निकले हैं। बहुत से, जब छात्र जीवन था 19 वर्ष की उम्र में पहले मुकदमा हो गया था। स्ट्राइक तब की जाती है जब आपकी आवाज़ जो है वो 4 दीवारी तक ना पहुंच रही हो और 4 दीवारी के अंदर चर्चा से बाहर नहीं निकल पा रही हो। हम पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार बैठकों में, विभिन्न आयोजनों में व्यक्तिगत तौर पे जन समस्याओं को लेकर व्यवस्था के जो वहाँ पे एजेंसियां हैं उनसे टकराते रहे। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनी, बड़े नाम और बड़ी बैकअप, ये बेपरवाह हो गए और इन लोगों ने
ये मान लिया, फॉर ग्रांटेड मान लिया कि न जनता कुछ बोलती है न कोई और बोलता है। अंततः क्योंकि बरसात के बिल्कुल चरम पे थे, त्रासदी पिछले 10 सालों से हम वैसे ही झेल रहे थे अपने क्षेत्र के अंदर। लोग रोज़मर्रा में एम्बुलेंस, मिनिमम गैस की फैसिलिटीज़, इवन राशन की दुकानों में राशन भी समय से नहीं पहुंच पाता था। और ये बड़ी पीड़ादायक परिस्थितियां थी कि आप चुने हुए विधायक होकर भी उस बड़ी एजेंसी को चुनौती नहीं दे पाते हो। तो अंततः मुझे फैसला लेना पड़ा, गांधीवादी हूँ और मुझे बैठना पड़ा, और क्या कर सकता था। मैंने अपने आप को झोंक दिया और 9 दिनों तक इस पूरे कार्य में मैं जुटा रहा और लोगों की अप्रत्याशित तौर पे बड़ी सपोर्ट मिली। चौराहे पे बैठ गया, अवा देवी माता के चरणों में बैठ गया, माई की बड़ी आशीर्वाद रहा। और उस दिन वो त्रासदी हो गई, सैर का दिन था और धर्मपुर के अंदर 22-24 बसें डूब गई, 120 दुकानदार, 3 व्यक्ति गायब हो गए। और जबकि क्योंकि हम नीचे धर्मपुर एंड में आता है और पूरे 180 डिग्री पर पूरी बारिश हुई, हमें नीचे पता ही नहीं लगा लोगों को कि इतनी बड़ी बारिश हो गई। तो अंततः माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए और मुझे भी उन्होंने कहा कि आपकी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से आदरणीय गडकरी जी ने समझा है, सुना है और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और उनके जो आरओ थे, जो प्रदेश को देखते हैं इनके नॉर्थ के, उन्होंने भी कहा कि हम दिसंबर में काफ़ी तेज़ी से काम करेंगे और दिसंबर हमारा लक्ष्य है, मार्च हमारा लक्ष्य है। और मुझे खुशी है, पिछले कल ही आदरणीय अनुराग जी ने भी इसको प्रमुखता से इस विषय को उठाया है। कम से कम अब केंद्रीय मुद्दे के तौर पे ये सड़क आ चुकी है। और क्योंकि ये रणनीतिक सड़क है, स्ट्रेटेजिक सड़क है, भारत सरकार की एक बहुत बड़ा योजना है, 900 करोड़ रुपए का कार्य है और ले तक जाएगा ये। तो ये तो राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय वो बन रही है। तो ये प्रश्न मेरा तो 40-45 किलोमीटर का है, अवा देवी से लेकर सरका घाट होते हुए हुक्कल, लौंगड़ी, धर्मपुर और सीन तक ये हमारा रोड है। उससे आगे फिर मंडी और कोटली तक जा रहा है और पीछे से टौणी देवी हमीरपुर के लोगों को जोड़ रहा है। तो इन्होंने स्लोप्स को वर्टिकल काटा है, उससे बड़ी परेशानी लोगों को हो रही है। 300-400 लोगों के घर लटक गए हैं, पुल बनाते बनाते गिर रहे हैं। न क्वालिटी का ध्यान रखा जा रहा है, न वहाँ की जियोलॉजी का ध्यान रखा जा रहा है, न वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना हमें देखने को मिल रहा है। और अनप्लैंड कटिंग करके हर कहीं ये मिट्टी फेंक रहे हैं, वो भी डिजास्ट्रस हो रही है। तो बहुत से इश्यूज़ हैं। तो मैं वही रास्ता मेरे पास था। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, गडकरी जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी और पूरे जिला प्रशासन का, पूरे प्रशासन का, कि उन्होंने इस संवेदना में अपना स्वर जोड़ा और मुझे बहुत अप्रत्याशित तौर पर मुझे बड़ी सपोर्ट दी लोगों ने। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उस पर सर एक सवाल और आता है कि जो लैंड एक्विजिशन हुआ था सड़क को लेकर, जितनी जो नपाई होती है उसमें उन्होंने 90 डिग्री एंगल पे वो रोड को जो है काटते हैं, दीवार की तरफ काटते हैं। और 90 डिग्री एंगल में काटने के बाद सीधा तो वो रहता नहीं है, जैसे वो ढलान धीरे 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 खिसकते हुए वो जितनी ज़मीन किसी की जानी होती है उससे तकरीबन 10-15 फीट आगे तक ज़मीन चली जाती है, जबकि उनको जो मुआवजा जो मिलता है वो उतना ही मिलता है जितनी नपाई हुई है। तो उसके पीछे की जो ज़मीन है जो उनकी चली गई सड़क पे, उसको लेकर के किसी भी तरह का कोई प्रयोजन नहीं है। क्या इस सवाल को आप केंद्र के सामने या फिर उठा सकते हैं कहीं कि आखिरकार ये 90 डिग्री ही क्यों काटा जा रहा है और उसके पीछे की जो लैंड है उसका मुआवजा लोगों को क्यों नहीं मिलता है? देखिए, जब लैंड एक्विजिशन एक्ट आया और उसके बाद उसमें अलग सी अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट ने की, उसमें एकाधिकार केंद्रीय सरकार का बन गया। निश्चित तौर पे बड़े प्रोजेक्ट पूरे भी तभी होते हैं जब वो लिटिगेशन से ना अटके। बिल्कुल। अब इसमें जो इंडिविजुअल है जिसका नुकसान हुआ है उसके पास जिला न्यायालय पहला है, दूसरा उसके पास रास्ता जो है वो हाई कोर्ट का रास्ता है। कानून बहुत महंगा हो गया है और उसकी दीवारें बड़ी ऊंची, प्रतिदिन ऊंची होती जा रही हैं और आम आदमी की रीच से बाहर हो रही हैं। आपने ठीक कहा, जो पेड़ 20-20, 25-25 साल के आम के पेड़ थे उसका मुआवजा हमारे क्षेत्र में 4000 रुपये दिया गया। हमीरपुर क्योंकि विकसित जगह है तो एक बिस्वा का 6 लाख रुपये मिला और हमारे क्षेत्र में ये मुआवजा 20,000 रुपये हो गया। पहले ही लोगों की आर्थिक स्थितियां ख़राब हैं और ऊपर से ढलानदार हमारी जगह है, स्टाटा उतना स्ट्रॉन्ग रॉकी नहीं है, मिट्टी और गोल पत्थर से बना हुआ है
और वो धड़ाम से करके गिरता है। और जो आपने कहा कि जो आपने 6 बीघा लिया या 5 बिस्वा लिया, वो मल्टीप्लाई करके सड़क के लिए वो और बड़ा होता जाता है और नुकसान इसका आप आंक नहीं सकते हो। जी। अब ये व्यक्तिगत लड़ाई 2005 से चल रही है, क्योंकि ये एक्विजिशन का कार्य 2009 से शुरू हुआ, डीपीआर इसकी 19 में जाके अप्रूव हुई। तो ये मल्टी फोल्डेड चैलेंजेस हैं इस रोड के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम इस दिशा में अपने लोगों के साथ सहभागिता करेंगे। और जो इश्यूज़ आपने अभी उठाया है, ये बड़ा है, कानूनी है और व्यक्तिगत भी है। तो इसमें पार्टी ही व्यक्ति को बढ़ना पड़ेगा जिसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आएगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस एक्ट के अंदर क्या ऐसा है जिससे कि जनता को राहत मिल सके, उसके लिए अध्ययन करेंगे। सड़क को लेकर हम बात कर रहे थे, तो धर्मपुर से लेकर संधोल के लिए जो रोड जाता है, आपके घर भी उसी में बीच में आते हैं, वो सड़क की हालत ऐसी है कि उसमें बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ लगता है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो क्या उस रोड की चौड़ाई को लेकर, वाइडनिंग को लेकर के किसी तरह का कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई प्रावधान है या कोई प्लानिंग है फ्यूचर में? हमारा संधोल का बहुत उपजाऊ क्षेत्र है और ईश्वर ने उसको नवाजा है बहुत सुंदरता के साथ। धर्मपुर से आगे नदी का जो कितना भी किनारा है, बहुत सुंदर वैली है पूरी की पूरी। और दुखद पहलू ये है कि जो आधारभूत जो कार्यकलाप करने के नज़रिए हैं, उसके ऊपर बहुत गहनता से काम नहीं हुआ। मैं हैरान हुआ कि 1982-1980 का ये रोड निकला है जिसकी बात आपने की, चाहे बाया मड़ी है चाहे बाया स्यो है, और ये मुख्य धारा है जो कि जोड़ती है, और वो आज तक एक्वायर नहीं हुआ। वो पीडब्ल्यूडी के पास रोड नहीं है, वो व्यक्तिगत तौर पे आज भी हमारे बाप दादाओं के नाम पर वो रोड बना हुआ है। अच्छा। अब उसमें अगर आप हल्की सी भी कटिंग करना स्टार्ट करते हो तो इंडिविजुअल जो स्टेक्स हैं, जो क्लेम्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट होकर बाहर निकल के आते हैं। ये पहली बार हुआ धर्मपुर के इतिहास में मेरे विधायक बनने के बाद कि हमने स्टेटहुड अपना कार्यक्रम 2024 का मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और पहली बार धर्मपुर को केंद्रीय भूमिका में केंद्रीय स्थान मिल पाया। स्टेटहुड कार्यक्रम जब हमने आयोजित किया तो मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने यही मसला जो आपने अभी जिक्र किया हूबहू मैंने इसी तरह से इसको पेश किया, और मुख्यमंत्री जी की इनायत ये रही कि उन्होंने 10-10 करोड़ रुपया दोनों के चौड़ीकरण के लिए दे दिया। लेकिन उसमें अभी, जैसा मैंने पहले बोल दिया, मैं दोहराऊंगा नहीं इन बातों को, उसमें अभी बहुत से दिखते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। संधोल की तरफ से हमने मड़ी की तरफ को काम शुरू कर दिया और धर्मपुर की तरफ से बाया स्यो हमने काम शुरू कर दिया। प्रदेश के अंदर आर्थिक संसाधनों की जिस तरह से कमी चल रही है उसका थोड़ा सा है इशू, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इसी कार्यकाल में इसे पूर्ण करूँगा, ताकि जो ज़रूरत इस वक्त में जिस तरह की ट्रैफिक है, क्योंकि जैसे ही हमारे लड़ बड़ोल का एरिया, बैजनाथ का एरिया, जोगिंदर नगर का एरिया, बाया धर्मपुर जुड़ना चाहता है 4 लेन के साथ, शिमला की तरफ को जो ट्रैफिक है ये बढ़ती जा रही है प्रतिदिन, और लोगों के पास अपने गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, तो ट्रैफिक तो बढ़ ही रही है। तो ये जो चुनौतियाँ हैं, ये चुनौतियाँ वर्तमान की चुनौतियाँ, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक और सड़क है सर जो सबसे मेन, अगर हम बात करें जनित्री धार, जालपा माता मंदिर अगर जाना है किसी को, तो एक रोड जाता था वाया लागधार होकर के, जो जंगल के बीच से था। खैर उसको हम सेपरेट कर देते हैं कि वो फॉरेस्ट लैंड आ गई, उसकी वजह से उसको आगे डेवलपमेंट उस पर नहीं हो पाती है। लेकिन एक और रोड जो कुम्हारडा से ऊपर को गया और दूसरा उसी को कनेक्ट करते हुए ग्योन की तरफ से ऊपर के लिए रोड आया, तो वो रोड भी आज तक प्रॉपर सही तरीके से जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी सड़कें हैं, जो शिवद्वाला से बरोटी के लिए बाया डिडनू रोड है, उसकी इस बार हालत और ख़राब हो गई है जब आपदा के समय में, और उसको भी रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक कांडापतन से कौंसल होते हुए पैड के लिए रोड है, और एक पैड से नीचे जठेड़ी के लिए रोड है। ये सड़कें जो है इनकी भी हालत काफ़ी हद तक ख़राब है। लेकिन ये जो सड़कें हैं इनको लेकर के आगे क्या हो रहा है? क्या इनमें से कुछ सड़कें जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आ रही हैं कि नहीं आ रही है, या पीडब्ल्यूडी के अंडर कितना काम उसमें है? क्या इनकी मरम्मत जल्दी शुरू हो पाएगी? 2 बातें हैं। माता जनित्री देवी का जो मंदिर है और जो उसकी खूबसूरती है एक, और दूसरा हमारा इष्ट बाबा कमलाइया का जो मंदिर है और जो किला है 2, कांडापतन 3, ये प्रमुख स्थान है हमारे क्षेत्र के, धार्मिक आस्था से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी।
बाबा कमला के ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। उसकी सौंदर्यकरण को लेकर एजेंसी के साथ हमारी नेगोशिएशन पूरी हुई है। वहाँ पे सीढ़ियाँ कि उसकी बनी रहे, गरिमा बनी रहे, और जो उसकी पारंपरिक जो बनावट है किले की, हम उसको रिस्टोर कर पाए। एक उसके ऊपर हम काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। माता जनित्री का बाया हमारा द्रुमन और जो छीड़ वाला रास्ता है, उसका कार्य कच्ची सड़क का पूरा कर लिया गया है। हम उसको पक्का करने की तरफ को बढ़ेंगे। जो दूसरी तरफ का जो जिक्र आपने किया इस देवी के लिए, एक उससे आगे एक सुरगणी होते हुए कफलानी देवी की तरफ का एक और बढ़िया मंदिर है जी, बिल्कुल, जो हमारी आस्था का केंद्र है, और मैं 2 बार उससे यात्रा अपनी कर भी चुका हूँ। हम उसकी तरफ को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए तरफ को बढ़ रहे हैं। आपदा ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया। हमारा बारल का स्कूल, जिसके रोड की आपने बात की, डिडनू रोड की बात आपने की, बारल का स्कूल बड़ा बुरी तरह से तबाह हुआ। रिवूर हमारा बहुत बुरी तरह से तबाह हुआ। और नबार्ड में ये रोड हमने बहुत बढ़िया तरीके से ब्लैक टॉप डाल के पूरा काम करके वाइडन करके तैयार कर दिया था, लेकिन आपदा में इसमें थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ। बिल्कुल। इसके बाद जो आज भी मेरे अभी मैं चर्चा से वापस आया हूँ, आपके यहाँ पहुँचा हूँ, तो उसमें 5 पुल हमारे बिल्कुल उड़ गए। सबसे पहले तो कथैली के अंदर एक ब्रिज था, वो गया। धर्मपुर का अपना शहर का जो लक्ष्मण झूला में 2014-2015 में बनाया था, वो उड़ गया। जी, बिल्कुल। कांडापतन का ब्रिज 2014-2015 के अंदर उड़ा था, इस बार तो वो मिला ही नहीं, वो साफ़ ही हो गया। दल्हारा और खेड़ी कमला की तरफ का एक ब्रिज वो उड़ गया। और इसके अलावा हमारा सरका घाट के क्षेत्र के अंदर सैंड बगाटा का ब्रिज चला गया। तो बड़ा नुकसान हुआ है और उसका आकलन कर लिया गया। कुछ हम PDNA से पैसा ले रहे हैं, कुछ प्रदेश सरकार के हिस्से में जिम्मेवारी आई है। तो ये जो कौंसल का रोड था, इसी के साथ लगता हुआ हमारा पणगो ह्योल का रोड था। मैं विधायक बनने के बाद पहला जो रोड मैंने अपने पेन से लिख कर दिया, और मुझे खुशी है हम उसका काम हम लगभग 60% कर चुके थे। लेकिन इस बार की आपदा ने उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है, और उसमें हम 5.5 करोड़ रुपए का हमने उसमें काम करना था, जो कि एक ऑल्टरनेटिव रूट था। जिस क्षेत्र की आपने बात की, हमारा कौंसल, हमारा पैड, जटेड़ी और जो हमारा लुधियाना का इलाका था, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट था। कौंसल में ऊपर से मलबा इतना जोर का गिरा है, NH ने जो मलबा फेंका, उसने जहाँ झरना बहता था उस पूरे के पूरे झरने वाले पॉइंट को पूरी तरह से एक इतना हॉलो प्लेस उसने खड़ा कर दिया कि उसमें नॉर्मल गाड़ियाँ निकालना भी मुश्किल हो गया। वहाँ शायद एक पुल भी बना। अब मैंने पुली थी वो, छोटी कलवर्ट थी। अब मैंने प्रॉपर उस पर प्रपोज किया है कि, और मुझे ऐसा लगा 3.5-4 करोड़ रुपए का हमने पुल उस पर अब प्रपोज किया है, और हम उसको अगले 1.5 साल के अंदर हम उसको पूरा करने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। एक सवाल उठता है सर, धर्मपुर बस स्टैंड को लेकर। जब भी बरसात आती है, बस स्टैंड के ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, वो पानी से भर जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि वो बस स्टैंड जब बना ही खड्ड में है, और खड्ड का रास्ता रोक करके बस स्टैंड बना है, फिर उसके बगल में चाहे जितनी भी ऊंची दीवार क्यों ना लगा दो, जब पानी का बहाव आएगा तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, और फिर एक नाम दे दिया जाता है कि बादल फट गया। क्या कोई सॉल्यूशन है उस बस स्टैंड को लेकर? 2014 में पहली बार वो चर्चा में आया। हाँ, 14 में जी। और तब पूर्व मंत्री 2010 में HRTC इनके पास आया था। सभी अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए ही चुने जाते हैं। तो उन्होंने वो बस स्टैंड, प्रस्तावित बस स्टैंड जो था उस वक्त में, वो दिखता था कि वो फॉरेस्ट लैंड है। खड्डे, नाले, जितने नदियां हैं, ये फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में आती हैं। जगह का अभाव था, वो ठीक है, लेकिन कई बार हठधर्मिता भी हमारी दिखती है। अब आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा वहाँ पे वो कर दिया, और 2014 में मैं बाली साहब को धन्यवाद दे रहा हूँ, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं, लेकिन उनका हम ऋणी हैं कि वो स्वयं आए जब वो त्रासदी हुई 2014-15 की,
और तब यही हालत हुई जो इस बार की हालत हुई। इस बार बड़े पैमाना था, इस बार के मुख्यमंत्री जी भी आए, तो उन्होंने हमें 2 करोड़ रुपया उसको बचाने के लिए दिया। हम उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते, इस बार भी हमने 35 लाख रुपए और लगाया कि जो पानी खड्ड रिसाव करती है हम उसको भी रोक लें, ताकि ये चर्चा में ना आए कम से कम। लेकिन जो ईश्वर को मंजूर है उसको कैसे रोकेंगे। पानी ही इस बार इतना आया है कि वो मतलब सब कुछ उसने, सारे रिकॉर्ड HFL के जितने भी रिकॉर्ड पिछले 100 साल के थे, मैंने 90 साल के बुजुर्गों से बात की कि क्या कभी इतना पानी आया, तो उन्होंने कहा कि हमारी यादाश्त में तो नहीं आया। तो निश्चित तौर पे अगर आया भी होगा तब बसावट थी नहीं धर्मपुर के अंदर इतनी बड़ी कि वो नोटिस भी होता। तो नोटिस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हिट कर रहा है जो स्ट्रक्चर्स हमने वहाँ दिए हैं। पीछे की तरफ का भी नाला है, ब्रांड नाला भी परेशान करता है, वो स्ट्रेट वे 90 डिग्री के ऊपर बस स्टैंड के ऊपर अटैक करता है। बिल्कुल। और इस तरफ से वो करता है। हमारे पास कोई दूसरा उपयुक्त स्थान नहीं है। हम एहतियात बरत सकते हैं कि इलाज से जो है वो परहेज अच्छा है, तो हम परहेज को ही प्रेफर करेंगे इस वक्त में, और मौजूदा स्थितियों को हम बदलने में सक्षम नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश केवल बस स्टैंड के लिए नहीं है। जुडिशरी अब आ चुकी है हमारे वहाँ पे रेजिडेंस नहीं है अधिकारियों के लिए रहने के लिए। तो एक जिसको हम लैंड बैंक बोलते हैं धर्मपुर में, तो लैंड बैंक का अभाव है, तो हमें निजी भूमि एक्वायर करनी पड़ेगी भविष्य के लिए। तो वो तो तब होगा जब हम इस दिशा में समर्थवान नेतृत्व जो होगा इस पे काम करेगा, इस दिशा में काम करेगा। अधिकारी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स अब बाहर के डॉक्टर्स हैं, हमारे अपने डॉक्टर तो मैंने कहा ना कि ब्रेन ड्रेन हो गया। मानव संसाधन डॉक्टर भी तो हैं उसमें। जो हमारे यहाँ से डॉक्टर निकलते हैं वो प्रेफर करते हैं कि निरचौक, पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला नौकरी करना चाहते हैं। तो हमें कौन मिलता है सेवाएं देने के लिए? संधोल का जिक्र करूंगा। संधोल के ही डॉक्टर नौकरी करने के लिए आना नहीं चाहते हैं। हमारे कॉलेज हैं, कॉलेज में हमारे अपने बच्चे जो प्रोफेसर बनते हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो अपने धर्मपुर संधोल नौकरी करना नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि हम हमीरपुर रहें, पालमपुर रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। तो कोई आएगा तो बाहर का आएगा, तो बाहर वाला आता है तो उसके लिए प्रॉपर रेजिडेंस नहीं है वहाँ पर उस लेवल पे, तो हमें गवर्नमेंट रेजिडेंसीज की ज़रूरत आने वाले समय में पड़ेगी। तो हमें एक लैंड बैंक के ऊपर मैं अपने प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। जजेस आएंगे, SDM आएंगे, तहसीलदार आएंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास आएगी, बैंक के मैनेजर आएंगे। तो हम लोगों उस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। तो नई बसावट जिसमें HRTC का ऑफिस, बस स्टैंड भी है, कई नए प्रतिष्ठान आने वाले समय में खुलेंगे। निजी क्षेत्र भी इसमें अपनी सहभागिता, केवल पब्लिक सेक्टर से ही आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, निजी क्षेत्र भी अपनी सहभागिता देखना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तभी प्रोग्रेस होती है। तो उसका भी अभाव तभी है जब हमारे पास उस तरह की लैंड वहाँ उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त जगह के चुनाव के लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता से भी आह्वान करता हूँ, और सरकार के नज़रिए से भी मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। हम इस दिशा में सोच भी रहे हैं। आखिरी सवाल जो बहुत ज़रूरी है और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 3 साल आपके टेन्योर को हुए, एक जो रिसेंटली एक एलिगेशन आपके ऊपर लगा है वो ये है कि आपकी तरफ से लकड़ी को लेकर के एक करप्शन किया गया है। वो क्या है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके इसी जवाब के साथ हम ख़त्म करेंगे आज का सेशन। ये जो लकड़ी की बात आई, ये व्यापारिक पहलू से जोड़ के लाई गई। मेरे क्षेत्र के अंदर पिछली सरकार में एक प्रस्ताव आया शिवा प्रोजेक्ट को लगाने का, जिसमें लक्ष्य था 600 हेक्टेयर ज़मीन में हम शिवा के तहत, जो लोअर हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी को विकसित करने की एक परियोजना है, जिसको अभी मौजूदा सरकार ने जून 2024 में अडॉप्ट किया, और उससे पहले पिछली सरकार में इसको मॉडल के तौर पे लिया था। तो 52 क्लस्टर मेरे क्षेत्र के अंदर प्रस्तावित थे। उस वक्त में 6 क्लस्टर्स के ऊपर काम हुआ। जैसा मैंने कहा कि लोगों ने क्षेत्र को छोड़ा, और जो ज़मीन थी हमारी, जो कृषि योग्य भूमि जो हमारे बुजुर्ग जिस पे करते थे, उस पे एग्रो फॉरेस्ट पैदा हुआ। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, एग्रो फॉरेस्ट, जो कृषि योग्य भूमि है, जब उस पे जंगल लग जाता है उसको हम एग्रो फॉरेस्ट बोलते हैं। ये जो कटान हुआ ये आज से नहीं हुआ,
ये 2021 से स्टार्ट हुआ। इसका रिकॉर्ड है, इसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड है। वहाँ पे चालान कटता है, किसान अपनी एप्लीकेशन देता है, और एप्लीकेशन जो थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू पटवारी के साथ मिलकर उस जगह को चिन्हित करता है, और जितने पेड़ों को काटने की परमिशन ली होती है किसान ने, उतनों को अलाउ करता है। उसी को हटाने के बाद वो भूमि कृषि योग्य हो जाती है। आप उसमें किसी प्लांट को लगाएं या उसको कृषि का कोई भी आप काम करें। एक बात, ये सब मेरे क्षेत्र के अंदर लगातार 2021 से चल रहा है। इसके ऊपर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। जब मैं विधायक बना, इसके ऊपर मैं बहुत वोकल भी रहा, और मैं आज भी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। मेरा तो ध्यान ही कृषि के ऊपर है, क्योंकि हमारी इकॉनमी को अगर बदलना है तो जीडीपी में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट हमारा किसान करेगा, जितने ज़्यादा उसको, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना आई हल्दी, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूध के ऊपर काम करने को, दूध का बहुत अच्छा रेट दिया, 51 रुपये रेट दिया। पहली बार हुआ। मैं 27 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ महिलाओं के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा इस बार हल्दी उत्पादन में हिमाचल प्रदेश में हम सबसे आगे निकलेंगे। मेरा धर्मपुर का क्षेत्र आगे निकलेगा। वहीं जब क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में सबसे अहम भूमिका भी आपकी बायोडाइवर्सिटी की है। जिस ग्रीन एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, जिस फॉसिल जो हमारा इस वक्त में यूज़ हो रहा है, जो कोयला यूज़ हो रहा है, जब हम उसको कम करेंगे, कट करेंगे, और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम बायो से संबंधित कोई चीज़ ऑल्टरनेटिव के रूप में देंगे, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, तभी तो जाके ये काम बनेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में पेरिस में एक एक्ट उस पर जाके साइन कर दिए। आईपीसीसी का जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसमें ये है कि जो कन्वेंशनल तरीके से जो हम यूज़ करते हैं ईंधन बड़े हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसको आदरणीय गडकरी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उसका ऑल्टरनेट जो है वो यहीं के संसाधनों से तैयार करें। मेरे क्षेत्र के अंदर बांस के अंदर बहुत काम होता है, और बांस जो है वो मैं 2016 में जब मैं चेयरमैन था हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉरपोरेशन का, उस वक्त में मैं उस बांस के अंदर पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर इंडस्ट्री के तौर पे छोटा मैं अपने क्षेत्र के अंदर ला पाया। उसका आज नतीजा ये है कि हमारा अपना बांस में स्यो में 20 लेडीज़ काम कर रही हैं। बांस के उत्पादन हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी दिशा में और आगे मैं सोच रहा हूँ, और वो ये है कि हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए बायोमास जो हमारे पास प्रचुर मात्रा में पड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है काटना। मैंने केवल ये कहा कि आप भैया इस जो काट रहे हैं, जो किसान काट रहा है, जिसका फ़ायदा उसको होता है, पेड़ बेचने का फ़ायदा होता है, कटान का फ़ायदा होता है, आप इसको धड़ाधड़ होशियारपुर भेज रहे हो, यमुनानगर भेज रहे हो, आप वहाँ पर पंजाब से बाहर इसको आप भेज रहे हो, इसको फ़िलहाल यहाँ रख दो। और मेरे पास ऐसी प्रस्तावना है कि लोग इस इंडस्ट्री को लगाकर जो है वो भारत की जो बड़े उत्पादन करने वाली, चाहे सीमेंट है, चाहे वो स्टील है, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो चीज़ तैयार की जा सकती है। एस्टेब्लिश्ड साइंस है। तो ये तो मैं अपने क्षेत्र के बदलाव के लिए ला रहा हूँ, लेकिन इसको जोड़ा गया कि लकड़ी कटान हुआ, और भाजपा के 3 विधायकों की कमेटी बना दी गई। ये पहली बार हुआ। मुझे लगा कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें गलत हुआ ही कुछ नहीं है। एनवायरनमेंट मंत्रालय से कमेटी आ गई, टीम आ गई, और बड़ा कर दिया गया, वो भी अच्छी बात है। वो लोग भी आए। अभी आरटीआई से हम पूछ रहे हैं उनको कि निकला क्या, हुआ क्या, तो वहाँ कुछ है ही नहीं ऐसा, क्योंकि ये तो किसानों का है, तो एग्रो फॉरेस्ट है, इट्स नॉट अ फॉरेस्ट। ये वन विभाग का कुछ भी लेना देना इसमें नहीं है, ये तो जनता का है। तो अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट उसमें नहीं आई है? अब कमेटी जाने हो तो कमेटी वाले बताएंगे कि उन्होंने क्या फाइंडिंग्स हैं उनकी, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो केंद्रीय एजेंसियां हैं। तो मुझे लड़ाई लड़नी है, ये तो लड़ाई तो चलती रहेगी। लड़ाई लड़ने से मैं पीछे नहीं हटा हूँ, और जन सरोकार को लेकर कभी भी लड़ना पड़ेगा तो चंद्रशेखर उसमें सबसे आगे होगा। मैं कहीं भी पीछे हटने वालों में नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय निकाला और अपनी बात रखी,
और उम्मीद है कि लोगों तक हम आपकी हर बात पहुंचा पाए होंगे, जो उनके सवाल हैं उनके जवाब मिले होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू वेरी मच। पूरी बात हो गई, आखिर में बात लकड़ी पे आकर अटकी, क्योंकि 3 साल से एक मुद्दा तो कहीं ना कहीं सामने आ ही गया, जहाँ पे चंद्रशेखर जी से सवाल लोग पूछना चाह रहे थे, या जो पूछना चाह रहे थे उनको एक मुद्दा मिल गया। क्या है, जब ये मुद्दा पूरी तरह सामने आएगा तब जा कर के इस पर दोबारा हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। लेकिन फ़िलहाल उम्मीद है कि धर्मपुर के लोगों तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो उनके मन में सवाल थे, वो चाहे सड़कों को लेके हो, चाहे स्वास्थ्य को लेके हो, उनके बारे में चर्चा करने की कोशिश की है। आप तक उनके जवाब पहुंचे होंगे। और भी आपके ऐसे कोई सवाल हैं जो आप किसी भी हिमाचल के नेता से पूछना चाहते हैं, तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमारे पास जो भी गेस्ट आगे आएंगे हम उनसे उस तरह के सवाल ज़रूर पूछ सकें। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं अजय के सकलानी, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज़। नमस्कार।